नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गल्फ नेशन चाहते हैं कि कोई ऐसी सुरक्षा का कवच बनाया जाए जिसके द्वारा इजराइल जो उनको तंग कर रहा है उसका सामना करने की उनमें हिम्मत आए और वो अपनी फौज तैयार कर सकें। इसके साथ ही रशिया ने एक डेडली मिसाइल जो है अपनी थर्ड टेस्टिंग में भेजेगी और वो काफ़ी डेडली मिसाइल एक्चुअली स्काईफॉल के नाम से है और उसका पूरा जो नाम है वो पूर्वस्तनिक है एक्चुअली। और ये दुनिया की पहली एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली मिसाइल है जो कई महीने तक चल सकती है, यानी कि उड़ती रहेगी तो उड़ती रहेगी। और कोई मार गिराएगा तो चूंकि उसमें न्यूक्लियर मटेरियल है तो वो एटम बम का काम करेगा। तो कोई जो गिराएगा, जिसके ऊपर गिरेगा, पता लगा कि उसके ऊपर ही एक एटम बम गिर जाएगा। तो ये एक दो खबरें हैं जो हम आप तक लेकर आए हैं। इसके अलावा नेपाल के अंदर एक नॉर्मलसी आई है जो कि खुशी की बात है और वहाँ पर जो कर्फ्यू वगैरह थे ख़त्म कर दिए गए हैं। लोग धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में वापस आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। केपी शर्मा ओली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि उनके कारण पूरा का पूरा ये सारा दंगे फसाद हुए और वो कंट्रोल भी नहीं कर पाए। कुछ नए मंत्री भी आएंगे अभी और इतिहास में पहला मौका है कि जब नेपाल में एक महिला क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनी है और ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही एक अडानी का केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। ख़ासतौर से सुनने में आया कि कुछ समय पहले, जो कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, कि उन्होंने इस रिश्वत केस को सुलझाने की कोशिश की लेकिन वो ठप हो गई। और ये भी सुनने में आया कि ट्रंप के साथ कोई मीटिंग भी शायद अरेंज की गई थी कुछ महीने पहले। ये नवंबर 2024 की बात है जब 250 मिलियन डॉलर, करीब 2200 करोड़ की रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पैसा अमेरिका से लिया था। और फिर अमेरिकन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक केस दायर किया। इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने भी केस दायर किया। और कहीं ना कहीं ये पता लगा है कि अडानी के वकील और अमेरिकन अधिकारियों के बीच इस मामले को निपटाने की बातचीत चल रही थी लेकिन रुक गई क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद बढ़ गए। इन मुकदमों का असर अडानी ग्रुप की बिजनेस पर भी पड़ा है और अमेरिका में $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की जो योजना थी वो भी रोक दी गई। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने कहा था कि जब तक मामला साफ नहीं होता वो कोई नई फंडिंग नहीं करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं और वहाँ पर शायद ये कोई ले दे के या फिर अमेरिका के अंदर जिसे क्या कहते हैं ना कि आप सेटल कर सकते हैं आउट ऑफ कोर्ट में जाके, लेकिन कोर्ट निगरानी रखेगा उसमें। तो वो जो सेटलमेंट की जो बातें निकल के आ रही हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सेटलमेंट तभी हो पाता है जब आप वहाँ पर क्या कहते हैं कि जुर्माना भरने को तैयार हो जाते हो। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत अहम है और यहाँ पर जो मैसेज हमारे सामने जो निकल कर आ रहे हैं वो भी इस मामले में काफ़ी अहम है। अब पता नहीं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो मेरे लिए तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो अपने आप में इस ओर संकेत तो कर रही है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, ख़ासतौर से अडानी ग्रुप के लिए। और अब चूंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो सारा का सारा मसला है वो भी अगर देखा जाए तो अब क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी आसान होती हुई गौतम अडानी के लिए नज़र नहीं आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो कुछ इसी किस्म की हैं जो कि थोड़ी सी डामाडोल करने वाली हैं। साथ में कतर का मामला एक काफ़ी हद तक देखा जाए तो बूमरैंग कर गया और बूमरैंग करने के कारण उस पर अरब देशों की मीटिंग हुई और कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली कि एक अरब देशों का भी अपना एक नेटो होगा और वो नेटो इम्पोर्टेंट होगा ताकि वो अपनी सुरक्षा जो है वो खुद कर सकें। हो सकता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है,
क्योंकि इज़राइल ने जो हिम्मत दिखाई है अटैक करने की, वो किसी के गले उतर नहीं रही है एक्चुअली। और हमने इस बात को भी देखा है कि ख़ास तौर से ट्रम्प साहब बहुत नाराज़ थे उसके कारण, और साथ में पुतिन बहुत नाराज़ हुए हैं। पुतिन ने तो सीधी कॉल किया है नेतन्याहू को और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी, तुमने कतर के अंदर ये अटैक किया है। कतर दरअसल एक बहुत ही, जिसे क्या कहते हैं कि पावरफुल कंट्री है, उसको कोई भी व्यक्ति जो है ना वो आसानी से लेने की कोशिश ना करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे कई बार ये प्रतीत होता है यहाँ पर कि इज़राइल शायद अपनी लिमिट से बाहर चला गया। उसके खिलाफ जो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जो पास हुए हैं, हमें उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत होगी कि वहाँ पर पहली बार मैंने देखा कि जहाँ पे अमेरिका जो जिसे क्या कहते हैं कि कंडेमनेशन के ऊपर उसने यस किया है। आज तक मैंने कभी देखा नहीं था कि इज़राइल को यूनाइटेड नेशन में क्या कहते हैं कि कंडेमनेशन हुआ हो, लेकिन वो कंडेमनेशन हुआ और अमेरिका ने भी उस पर ठप्पा लगाया। तो एक बड़ी न्यूज़ है, इसको मैं छोटी न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और मैं ये भी समझ के चलूँगा कि अमेरिका के द्वारा जो कंडेमनेशन है वो शायद इज़राइल के गले ना उतरे, पर एक बात तो 101% पक्की है यहाँ पर कि इज़राइल बाज आएगा नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा अपनी लिमिट से बाहर जाएगा तो फिर नेतन्याहू को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका के बिना तो ज़िंदा रह नहीं सकता। जब नहीं ज़िंदा रह सकता तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो भी करना चाहो वो आपके क्या कहते हैं कि वो मंजूर नहीं होगा कई पावर्स को। इसके बाद एक और खबर पे आते हैं जहाँ की एक नई मिसाइल जो है, मिसाइल तो पुरानी लेकिन उसका टेस्टिंग अब नया हो रहा है, और ये स्काईफॉल एक नाम की क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है बुरवेस्तनिक। और बुरवेस्तनिक जो मिसाइल है वो अपने आप में दुनिया की पहली न्यूक्लियर मटेरियल पावर्ड मिसाइल है, और एक बार को उड़ जाए तो फिर सालों साल चलती रहेगी, क्योंकि इसमें से बहुत पावर बनती है, बहुत पावर निकलती है। बुरवेस्तनिक जिसे स्काईफॉल भी कहते हैं, और अपने साथ एटम बम भी ले जा सकती है। वैसे तो वैसे भी उड़ता हुआ एटम बम ये देखा जाए तो, और उसको कोई गिराएगा तो पता लग रहा है उसके ऊपर गिरेगी, और जब गिरेगी तो उसके अंदर परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है, रिएक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब फिर वो एटम बम है एक किस्म से। और ये अनलिमिटेड रेंज तक उड़ सकती है। नॉर्मल मिसाइल जो होती हैं जब उनका फ्यूल ख़त्म होता है तो वो रुक जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन चूंकि ये एटॉमिक एनर्जी चलती है तो ये कई हफ्ते कई महीने तक उड़ सकती है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। बुरवेस्तनिक एक रशियन वर्ड है जिसका नाम होता है स्टॉर्म पेट्रल, यानी कि हिंदी में कहा जाता है कि तूफ़ानी पक्षी, तूफ़ानी बर्ड जिसको कहते हैं, क्योंकि जब ये आती है तो तूफ़ान आने का संकेत देती है। ये मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है कहा जा रहा है, लेकिन ये कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जैसे कि 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती, धरती के थोड़ा सा ऊपर, और कोई रडार इसे पकड़ नहीं सकता है। और इसमें परमाणु जो बम है वो लगाया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो लगा हुआ छोटा रिएक्टर है भाई, वो उसको गजब की मैन्योरेबिलिटी दे दी जाती है, और ये पृथ्वी की परिक्रमा जो है ना कई बार कर सकती है। और रेंज इसकी कोई रेंज ही नहीं है, जहाँ तक इसको दुनिया में ले जाना चाहो ले चले जाओ। ये उड़ते हुए अपना रास्ता बदल सकती है, दुश्मन के डिफेंस को अवॉइड कर सकती है, और इसके अलावा इसको अगर कोई गिराए तो इसको अमेरिका इसे फ्लाइंग चेर्नोबिल कहते हैं, क्योंकि ये जहाँ गिरेगी वहाँ पे रेडिएशन आ जाएगा, वहाँ पे बम फट जाएगा। तो बुरवेस्तनिक जो है दुनिया का जो संतुलन है ये उसको बिगाड़ सकती है। 2016 में इसके कम से कम 13 टेस्ट हुए हैं, लेकिन 2 सफल हुए, कई फेल हो गए। 2018 में पहला टेस्ट था, लेकिन जिसे सक्सेसफुल बताया गया। फिर 2019 में फिर से एक टेस्ट फेल हो गया, 5 रशियन साइंटिस्ट मारे गए। 2023 में फाइनल टेस्ट कामयाब हो गया। अब इससे तो सब लोगों को डरना चाहिए भाई। बुरवेस्तनिक जो है, जो कि तूफ़ानी बर्ड जिसको क्या कह सकते हैं, ये अपने आप में कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है भाई। देखते हैं क्या होता है, लेकिन दुनिया जो है इस टाइम क्या कहते हैं ना, खतरे के मुहाने पर बैठी है।
तो आप क्या करेंगे? तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंच सके। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।